सत श्री अकाल, नमस्कार। पंजाबी रेडियो, पंजाबी टीवी यूएसए वेख सुन रहे सभी दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में साथ होता है मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश से जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी शुक्रिया। सत श्री अकाल गुरप्रीत। सत श्री अकाल जी। रुख करें खबरों का तो सबसे पहली खबर पर अगर हम जाएं तो खबर किसानों के साथ संबंधित है। रिपोर्ट है कि पिछले 28 सालों में 4 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। वैसे रिपोर्ट आंकड़े बहुत कुछ छुपा भी लेते हैं, काफी कुछ उसमें लुकी छिपी बातें भी रह जाती हैं। अगर ये बात सच है तो इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और इसी के साथ मजदूरों का क्या हाल है वो भी जरूर बताइए। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली एनसीआरबी की जो डेटा है उनके बारे में है और उनका एक विश्लेषण छापा है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर CASA ने। और उसमें उन्होंने ये बात की है कि 1995 से लेकर 2023 तक इन तकरीबन 28 सालों में 4 लाख से ज्यादा किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। इसका मतलब है कि तकरीबन 13,500 के आसपास हर साल करते हैं। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ऐसा नंबर है जो छुपाया जा रहा है। इसमें जो आत्महत्याएं होती हैं इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो आत्महत्याएं 2010 के बाद से देख रहे हैं उनमें जो मजदूर हैं उनकी खेतिहर मजदूर हैं उनकी आत्महत्याओं का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। अब तो ये हालांकि अब इन्होंने मनरेगा के ऊपर भी अटैक कर दिया तो उसका अपन कहें कि असर क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और इसमें सबसे जो सूबे चिंताजनक स्थिति में जहां पर है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ज्यादातर जो डेटा रिकॉर्डेड है एनसीआरबी में वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों का ही है। हम ऐसे कई सूबे भी देखते हैं जहां पर जो इस किस्म की जो डेथ्स हैं उनका जीरो रहता है। जो किसानों की आत्महत्या सुसाइड के जो मामले वो जीरो है। असल में वो जीरो नहीं होते, वो सूबे थोड़ी सी चालाकी करते हैं और वो कोई इस किस्म की घटनाओं को रिपोर्ट ही नहीं करते। खैर, इसमें देखो ये है कि मतलब जो 21वीं सदी जब की शुरुआत हो रही है उसमें जो कमर्शलाइजेशन बढ़ी है एग्रीकल्चर में, खासकर बीटी कॉटन इस किस्म की जो चीजें रही उनके तेजी से प्रसार के कारण जो अपन कहें कि लागत में भी बढ़ोतरी हुई, बार बार फसलें खराब हो रही हैं और एमएसपी भी कई बार नहीं मिल पाता जिसके कारण कर्ज भी बढ़ा किसानोों का। तो ये 4-5 चीजें हैं, लागत का बढ़ना, कर्ज बढ़ना, किसान के ऊपर एमएसपी का ना मिल पाना और उनकी बार बार फसलें खराब होना, इस वजह से इन आत्महत्याओं का कारण रहा है। जी, अगर हम इससे आगे बात को बढ़ाएं तो बात वैसे इसी से जा जुड़ती है कि अब वैसे भुखमरी से भी देश में बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं कि भुखमरी कितनी फैल रही है, देश का क्या स्थान है पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो इस सारे में क्या विश्व गुरु बनने वाला जो भारत का बयान है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए गए हर टाइम कोई ना कोई ये बात दोहराता रहता है कि हम विश्व गुरु बनने के राह पे हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। हम 2047 के लिए विकसित भारत की जो नींव रख रहे हैं, नए नए मिशन दे रहे हैं, इनको कैसे देखा जाए? क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं, हो गए हैं या क्या माजरा है? देखिए, जो पहली खबर है वो आप देखिए कि जिसमें हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे भारत में किसानों और मजदूरों की आत्महत्याओं को लेकर। दूसरी खबर का जो ये जो कवरेज है ये मैंने बेसिकली जो विश्व गुरु सिंड्रोम है, जो विश्व गुरु कॉम्प्लेक्स है उसको लेकर लिया है। आज मैं द वायर में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का एक लेख पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने जो नाम दिया उसका वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका नाम लिखा उन्होंने विश्व गुरु कॉम्प्लेक्स। और उसमें उन्होंने जो बार बार आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, वो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि भारत सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनेगा, इस किस्म की जो बातें, तो उसको लेकर आनंद तेलतुंबड़े ने कुछ बातें रखी हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो विश्व गुरु बनने की रट है दुनिया में किसी और देश में नहीं देखी जाती, सिर्फ भारत में ही देखी जाती है। अमेरिका, चीन, रसिया अपनी ताकत काम से दिखाते हैं, ना कि दुनिया को टीचर बनने का दावा करके। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्ञान दे के बताया जा रहा है कि हम तो बोल बोल कर बताया जा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, और जबकि अमेरिका है, चीन है, रशिया है, ये अपनी ताकत से दिखा रहे हैं कि हम वो क्या है, वो सिर्फ दावे नहीं कर रहे।
और उन्होंने कहा कि जो ये टीचर बनकर दिखाने की जो मानसिकता है, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता से निकली हुई है, जिसमें आप ये मानते हो कि आप ज्ञान के जो सबसे ज्यादा ज्ञान है वो आप लोगों को ही है, आप ज्ञान के मामले में सबसे आगे हैं, दुनिया में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इस किस्म का जो अहंकार है, हिस्टोरिकल जो उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल अहंकार आप लोगों को सर्वश्रेष्ठता की भावना से ग्रसित रखता है, मतलब। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी कहानी कही कि जिससे ये स्पष्ट होता है, जैसे हम थोड़ी देर पहले तो किसान और मजदूरों की डेथ की बात कर रहे थे, जी बिल्कुल। आत्महत्याओं की बात कर रहे थे। उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जिक्र किया। 2025 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें भारत 127 देशों में से 102वें नंबर पर है। यानी कि जी भारत से 102 दूसरे नंबर पर, मतलब इतना बुरा हाल है भारत का। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में, जिसमें उन्होंने 19% जो डेथ रेट भी बताया है, उसमें भारत का नाम आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं वो भारत में ही है। उन्होंने जी प्रेस की आजादी के मामले को लेकर भी ये कहा कि 180 देशों में से 161वें नंबर पर भारत लुढ़क चुका है। यानी कि इतना खराब हाल फ्रीडम ऑफ प्रेस का है। हमें पता है कि हमारे कुछ साथियों के ऊपर अभी एफआईआर पंजाब में हुई भी है, वो भी आपने देखा ही होगा, और कल भी जिसका हम बात कर ही रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने एएसआईआर रिपोर्ट की बात की। उन्होंने कहा कि चाहे देश भूखमरी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर मोर्चे पर तो पिछड़ रहा है, लेकिन विश्व गुरु का नारा जरूर ये लगाते हैं ताकि इन सारी नाकामियों के ऊपर पर्दा डाला जा सके। और इसी को उन्होंने कहा कि बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन है कि बच्चे भूखे क्यों हैं, से हटा के, इस मतलब एक सवाल क्या है, बच्चे भूखे क्यों हैं, उससे ध्यान जी हटा के हमारा अतीत कितना महान था, इस सवाल पर ले जाया जाता है। और उसको उनको कहा जाता है कि आगे भी हम पूरी दुनिया में महान बनने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी है। तो उन्होंने इसका मामला किया है। उन्होंने कहा कि चाइना, सोवियत जो यूनियन है या फिर अमेरिका है, उसमें इस किस्म के गौरवशाली जो नारे हैं वो नहीं देखने को मिलते। वो दावा नहीं करते बल्कि अपनी ताकत को दिखाते हैं। तो ये उन्होंने, मतलब उनका उनका जो एनालिसिस था, उसकी आखिरी की कुछ लाइनें हैं जिनको मैंने थोड़ा अनुवाद किया, तो वो मैं आपको कह रहा हूँ। असली राष्ट्रीय गौरव नारों से नहीं, नतीजों से मिलता है। यानी कि रिजल्ट से, सिर्फ नारेबाजी से नहीं, रिजल्ट से मिलता है। एक ऐसा देश जो अपने बच्चों को पढ़ना नहीं सिखा पा रहा, उसे दुनिया का शिक्षक बनने का दावा करने से पहले अपने घर के हालात सुधारने की जरूरत है। जो खुद को ये मान रहा है कि हम तो विश्व गुरु हैं, दुनिया को बताएंगे कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको दुनिया का टीचर बनने से पहले, दुनिया का शिक्षक बनने से पहले अपने घर को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि उसके खुद के बच्चे ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपने जो बात कही है कि कितना बुरा हाल है इस देश का, माल न्यूट्रिशन की हमने बीते कुछ दिनों से लगातार बात कर ही रहे हैं आप। और इससे आगे चलें तो हालत इससे भी गंभीर है। जो अगली खबर है वो इंदौर से है। लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं हम इस खबर को रोज़ ले रहे हैं कि कैसे वहाँ पर पानी की दूषित होने की वजह से मौतें हो रही हैं। अभी 15 मौतें हो चुकी हैं। अब राहुल गांधी का भी बयान आया है। चलो, बयान एक अलग बात है, लेकिन उस जगह पे क्या कर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, जब उसकी तरफ देखते हैं तो हैरानी होती है। क्योंकि जब कोर्ट में ये अभी मामला गया है तो सरकार जो बोल रही है और जो एक्चुअल आंकड़े अखबारों में वेब पोर्टल्स पर आ रहे हैं वो कुछ और हैं। बताइए, क्या सरकार सही है या फिर वेब पोर्टल वाले, अखबारों वाले झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा जिला है और बड़ा शहर है, और हमको पता ही है, ये भी पता है कि इस शहर को अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने ये कहा था कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे सफाई वाला शहर है। वहां पर जहरीले पानी से, पीने के पानी से मौतें हो रही हैं। और मैं अलग अलग अखबार देख रहा था, लगभग सब इस बात पे सहमत है कि 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और 15 मौतें वो हैं जिनको अखबार वालों ने, पत्रकारों ने, वहां के स्थानीय पत्रकारों ने ट्रैक किया है। सरकार, आज हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। सुआ मोटो होता है कि स्वच्छ संज्ञान, उन्होंने खुद उसके ऊपर सरकार को तलब किया हाईकोर्ट ने। वहां पर सरकार कह रही है नहीं नहीं, पिछले 5 दिनों में तो 4 ही मौतें हुई हैं। यानी कि सरकार 11 लोगों की मौत को हाईकोर्ट में छुपा रही थी, वो भी देखने को मिला।
दूसरा देखो, एक हुआ यही है कि कल भी हम कह रहे थे कि कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है, 2 अफसरों को हटा दिया गया है। वहां पर जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके सेंट्रल मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, वो पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए घूम रहे हैं, और कोई मामले में मतलब कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें। इसमें सबसे जो करेजियस काम किया है वो वहाँ के क्षेत्रीय अखबारों ने किया है। उन्होंने जैसे ही सरकार ने ये बात कही कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, अखबार वालों ने 15 लोगों के फोटो समेत छाप दिए कि ये देखो 15 लोग मरे हैं, और उसमें इन खबरों को छापा है। तो वहाँ के जो पत्रकार हैं वो भी काफी करेजियस ढंग से काम कर रहे हैं, और वहाँ पर बड़ा बुरा हाल वहाँ पर कह सकते हैं कि पीने के पानी का है। राहुल गांधी ने कहा है कि पानी नहीं, जहर बांटा गया है, उससे लोगों की बुरी स्थिति हुई है। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 500 से ज्यादा जो अभी लोग हैं वहां पर, वो इससे ग्रसित हो चुके हैं और इस संकट में फंसे हुए हैं। वो अपना इलाज अलग अलग अस्पतालों में करा रहे हैं, और हमारी भी यही कामना है कि अब आगे मौत ना हो। जी, अगर हम इससे आगे बढ़ें तो बात करते हैं दुष्कर्म के दोषी आसाराम की। आसाराम का सूरत में बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है। हाँ जी। बलात्कारी आशाराम अपन पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कई बल्कि कहेंगे कि पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि उनको बार बार जो राजस्थान की कोर्ट है वो उनको पैरोल दे रही है। कहा यह जाता है कि उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, उनको बीमारी है, कभी उनको 3 महीने की पैरोल मिल जाती है, कभी 6 महीने की बेल मिल जाती है। अभी उनको 6 महीने की बेल मिली है। वो सूरत के अपने आश्रम में गए हैं, और उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो वहां पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाएंगे 3 दिनों का। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो क्या होगा, हम सबको पता ही है। वहां पे सूरत जब वो गए तो वहां पर एक बड़ी सी बस में, और रथ सजाई हुई एक बस में बैठकर गए, और वहां पर ढोल नगाड़े और उनके दर्शक, आरती पूजा सब कुछ हुआ। उनके जो समर्थक थे वो पहुंचे हुए थे। तो यही है कि ऐसे लोग जो जिनके ऊपर बलात्कार के मामले तय हो चुके हैं, उनको दोषी कोर्ट ठहरा चुका है, वो ऐसे बलात्कार के दोषी बाबा बाहर सरेआम घूम रहे हैं, उनको बार बार पैरोलें मिल जाती हैं। ऐसे साध पखंडियों को बार बार पैरोल मिल जाती हैं, और 2023 से ही हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से देख रहे हैं उनको। मुश्किल से वो 2-3 महीने ही इन 2-3 सालों में जेल में रहे होंगे, बाकी दिन तो वो लगातार बाहर ही रहे हैं। और अभी उनके ऐसे स्वागत चल रहे हैं गुजरात में, और वो खूब ऐसे मजे में जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने। अगर वो बीमार हैं तो किसी अच्छी जगह पे जाके इलाज करवाएं। हम सबको पता है कि बीमारी कुछ नहीं है। बीमार उनको बार बार पैरोल देके जो मौके की हुकूमत है उसको वोटें बटोरनी है। गुजरात में भी हम सबको पता है कि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आसाराम और इनको राम रहीम जैसे बाबाओं को, बलात्कारी बाबाओं को बेल इसलिए दी जाती है, बार बार इनको पैरोल इसलिए दी जाती है, ताकि ये वहां पर जाके अपने वोटर्स को संदेश दे सकें और बता सके कि भाई हमारी मौज में कट रही है, जेल में भी पूरी मौज है, और जेल से भी हमें बार बार सरकार बाहर निकाल देती है, तो इसलिए वोट बीजेपी को ही देना है। तो ये एक वोट पॉलिटिक्स का ही सीधा सीधा मामला है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो एक खबर आ रही है कि एयर इंडिया का एक पायलट कनाडा में शराब के नशे में पाया गया। बस जहाज आ रही है जानकारी कि उड़ाने ही वाला था। और बिल्कुल जो ये मामला है, ये पायलट के शराब पीने का मामला है। उसमें जो इंडिया कनाडा फ्लाइट थी, और उसमें जो कनाडा की पुलिस ने जो कनाडा की एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने इसके ऊपर मामला दर्ज किया है। और ये इसने शराब पी थी, और जैसे ही ये नशे के धुत में धुत था, और जैसे ही ये फ्लाइट उड़ाने वाला था, तभी इसकी गिरफ्तारी हो गई। और इसको एक स्टाफ ने वाइन पीते हुए देखा था, जिसके बाद उसने जो वहाँ की वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनको इत्तला कर दी, और वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने वहाँ के लोकल पुलिस को बुलाया, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। एयरलाइन जो एयर इंडिया, वो कह रही है कि हमने पायलट को हटा दिया, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी होने वाली थी। मतलब आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसमें आप इतने गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकते हैं। तो इंडिया की जो फ्लाइट्स है उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि जब इनके पायलट्स शराब पीने के पीकर फ्लाइट उड़ाने के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो क्या इनकी रेपुटेशन बन रही होगी इंटरनेशनल लेवल पर। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उधर कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। क्या कारण रहा?
वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि के बैनर को लेकर ये मामला हुआ है। भाजपा के और कांग्रेस के समर्थक भिड़ गए आपस में और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और वहां उसमें जो बीजेपी के विधायक है जनार्दन रेड्डी, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और बेसिकली आज वाल्मीकि के जो स्टैचू था उसको इनॉग्रेट किया जाना था और उसी पे ही लड़ाई हो गई और उसमें एक जने की डेथ हुई है। और बीजेपी के 11 वर्कर्स पे और बीजेपी एमएलए समेत 11 वर्कर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब ये जो भगवानों के स्टैचू हैं उनके इनॉग्रेशन को भी नहीं छोड़ रहे, वहां पर भी जाके वायलेंस कर रहे हैं और वहां पर भी जाके ये मतलब एक जने की डेथ हो जा रही है। तो बड़ा अजीब है कि आप हम सबको पता है कि जो ये इनॉग्रेशन ये स्टैचू वगैरह हैं भगवानों के या फिर बड़े महापुरुषों के, वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनसे कोई आप इंस्पिरेशन ले सके। इंस्पिरेशन ये नहीं होती कि आप वहां पर वायलेंस फैलाएं और किसी को मार दें। तो जो ये बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो भी इस मामले में काफी मतलब वैसे तो इसके ऊपर लगातार बात होती है और लेकिन यही है कि कम से कम धर्म के मामले में जो कट्टरता बीजेपी की ओर से दिखाई जाती है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी। इससे आगे बढ़ें तो हमारे देश में जब तो ये बात चल रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके लिए कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के अगर प्लेयर्स को कोई खरीद रहा है तो वो देशद्रोही है, गद्दार है। लेकिन देश में क्या चल रहा है इस पे भी नज़र मारने की बहुत ज़रूरत है। एक व्यक्ति को सिर्फ इस बात पर कि उसने श्री राम नहीं बोला और बांग्लादेशी बताकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं 40 से 50 लोग। ये कहाँ की घटना है, क्यों हुई है? यहाँ तक भी बात आ रही है कि उसको बोल रहे थे कि काट के मंदिर में चढ़ा देते हैं। ये जो घटनाक्रम है ये बिहार का है और बिहार में जो जिस नौजवान को मारा गया ये वहाँ के बिहार का ही रहने वाला था, सुपौल जिले का। और इसको इसको पहले भीड़ वीडियो भी वायरल हो रही है इसकी काफी। जो भीड़ है वो इसको कूट रही है, तकरीबन 40-50 लोग हैं और मोब लिंचिंग इसकी की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है जय श्री राम बोलो। और इसने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, ये इसके मुंह में पूरे पे खून लगे हुए हैं और ये अपनी फूटे हुए मुंह से बार बार जय श्री राम कह रहा है, फिर भी इसको भीड़ मारे जा रही है। और जो सारी चीजें वो सुनाई बांग्लादेशी बार बार कह रहे हैं भीड़, वो भी सुनाई दे रहा है, जबकि ये वहाँ का लोकल मुसलमान है, रेजिडेंट है सुपौल जिले का ही, फिर भी बांग्लादेशी बताकर पीटा जा रहा है। तो ये है बड़ा अजीब कि जो नफरत की खेती है उसे जो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको दिक्कत हो रही है। कुछ दिन पहले हमने खबर की थी उत्तराखंड के देहरादून से, जब जहां पर एंजल चकमा नाम के एक शख्स को चाइनीज चिंका कहकर मार दिया गया और वो नॉर्थ ईस्ट से था। तो उसका उसका मामला भी काफी वो था। तो आप जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको आप चाइनीज चिंका कह के मार दे रहे हैं, मुसलमानों को आप बांग्लादेशी कह के मार दे रहे हैं, कभी किसी और माइनॉरिटी के आप क्रिश्चियनों के ऊपर आप हमला कर दे रहे हैं धर्म के ये बोल के कि ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो ये लगातार इस किस्म की घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं। नफरत की जो खेती की जा रही है इसकी कहीं ना कहीं जो आंच है वो भारतीय समुदाय में देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो बड़ा दावा किया जाता है कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बड़े सेकुलर मिजाज के हैं, लेकिन उनका सेकुलरिज्म मुझे लगता है कि उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। जी, बिल्कुल। उधर पंजाब के सस्पेंडेड डीआईजी अभी और समय जेल में ही रहेंगे? हाँ जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई थी चंडीगढ़ के सीबीआई कोर्ट में और उस हालांकि उनकी जो जमानत की जो पिटीशन जो है वो खारिज हो गई है। भुल्लर ने कहा कि जो उन्होंने सेवा पानी कहा था, उनकी एक ऑडियो थी उसमें उन्होंने सेवा पानी का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने कहा कि सेवा पानी का मतलब रिश्वत थोड़ी ना है, ये तो किसी और चीज के लिए उन्होंने कहा था, ये रिश्वत के लिए नहीं कहा। तो इस पे जो सीबीआई के वकील थे तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर जो भुल्लर तैनात हैं और पूर्व डीजीपी के बेटे हैं, तो उसमें आप इतना इतना भी क्या उनको उनको ये बात नहीं पता होगी कि सेवा पानी का इस्तेमाल किस लिए होता है। अ, इसमें यही है कि बेसिकली जो हरचरण सिंह भुल्लर हैं
उन्होंने रिश्वत तो ली है। हम सबको पता है कि जब पुलिस वाला कोई भी रोक लेता है, कोई भी मामला होता है, तो वो जो शब्द इस्तेमाल होता है वो सेवा पानी होता है कि कोई नहीं, जब नाके पे रोक लेते हैं तो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, कोई नहीं तो थोड़ी बहुत सेवा पानी कर दे, तेरे को छोड़ देंगे, तेरा चालान नहीं काटेंगे। तो सेवा पानी रिश्वत उन्होंने इसी नाम से ली थी। खैर, अब देखो शब्दों के ऊपर भी जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये रिश्वत नहीं थी, तो वैसे ही सेवा पानी के लिए बात कर रहे थे। खैर, उनको जमानत नहीं मिली है क्योंकि जज भी मूर्ख नहीं है। जज को भी पता ही है कि इस देश में किस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर, उनको अभी वो जेल में ही रहेंगे। जी। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। अब इस बार सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन नहीं होगी। पिछली बार जो ड्रामा हुआ था, पूरे देश ने देखा था, वो इस बार संभव है या नहीं? देखिए, 2026 में 29 जनवरी को जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं और मेयर हैं, इनकी जो अपन कहें कि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब दोबारा चुनाव होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछली बार ड्रामा देखा था कि कैसे जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी, उनकी वोटों को खारिज कर दिया था और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला उसने इंटरवीन किया, उस मामले की वीडियो बन गई थी। उसके बाद वो जो पूरा प्रकरण था वो खारिज हुआ था। हालांकि अभी खबर ये आ रही है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को तोड़ लिया और अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। तो अभी स्थिति ये है कि 36 में से 18 तो अपोजिशन के पास है, 18 मौके की हुकूमत के पास है। तो ड्रामा तो अब की बार भी होगा क्योंकि दोनों के पास जो नंबर है वो 18-18 ही हैं। लेकिन अब की बार हाथ खड़े करवा के देखे जाएंगे, तो ये भी देखा जाएगा कि कौन बिका या कौन नहीं बिका। तो खैर, अब तो 29 जनवरी की बात है और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत श्योर होके कह रहा हूँ कि अब की बार जरूर आपको ड्रामा देखने को मिलेगा दोबारा से। जी, क्योंकि वोट बताई जा रही हैं कि दोनों तरफ बराबर बराबर ही हैं, तो उसके हिसाब से फिर कौन वहां पहुंचता है इलेक्शंस में, वो कौन नहीं पहुंचता। अगर कोई पहुंचता है तो वो किस साइड हाथ खड़ा करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसे तो बैठने वाली नहीं है। आगे बढ़े तो उधर कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में जो हर व्यक्ति सोच के बैठा है कि मेरा ही चेहरा है जो सीएम बनने के लायक है। हाँ, कई लोग तो कहते हैं कि हर रोज 6-7 लोग ऐसे हैं जो रात को सीएम बन के ही उठते हैं। तो 27 के लिए बेशक लोगों के मुद्दे इनके पास ना हो कांग्रेस के पास, लेकिन अपना मुद्दा जरूर है कि मुझे सीएम बना दिया जाए, हर किसी के पास। अभी राजा वड़िंग कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उधर हर व्यक्ति अपना जोर लगा रहा है। राजा वड़िंग का तो पुराना ही बोलना है, उनके काफी बयान वायरल हुए थे जिस समय उन्होंने पगड़ी बांधनी शुरू की थी कि भाई एक पगड़ीदारी ही हो सकता है पंजाब का सीएम। देखिए, राजा बडिंग काफी उत्साहित कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी जो बोलबानी है और उनका जो नैरेटिव है उनके पक्ष में नहीं है। नो डाउट कि ठीक है कि केंद्र की जो कांग्रेस है उनके वो फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो सेमी फ्यूडल कैरेक्टर है, बेसिकली वो हम सबको पता है कि मुक्तसर जिले से आते हैं। मुक्तसर जिला थोड़ा सा पंजाब से अलग है, खासकर जो माझा और दोआबा एरिया के जो लोग हैं वो सेंटिमेंट को पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सेमी फ्यूडल, आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक उसमें जी। एक लैंडलॉर्डिज्म वाला जो टच है वो जरूर है। उसको जो सिख साइकी है वो पसंद नहीं करती है। जो तो ये एक मेरे को लगता है कि उनके नेगेटिव जाएगा। और दूसरा, उनकी जो बोलबानी है वो कब क्या बोल जाते हैं कुछ पता नहीं है। तो ये मामला, हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ वो लगातार कैंप बनाए हुए हैं और उनको पता है कि आज भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है पंजाब में, तो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम फेस होंगे। तो उसको उनको कमजोर करने के लिए, चरणजीत सिंह चन्नी को कमजोर करने के लिए वो लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा कि हर कोई ही अभी पंजाब की कांग्रेस में सीएम बन के सो रहा है, तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2012 का आपको इलेक्शन याद ही होगा पंजाब का, जिसमें खुद कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया था और हार गई थी। और रिपीटेड जो अपन 2007 से 12 और 12 से 17 अकाली सरकार बनी थी 12 में, तो वैसा कुछ भी हो सकता है कि सेल्फ गोल अब की बार कांग्रेस कर ले, क्योंकि लक्षण वही लग रहे हैं 2012 वाले ही। और जो हर रोज ही ये मतलब इनके जो आपसी क्लेश हैं वो मीडिया के सामने होते हैं। और आम आदमी पार्टी तो फेमसली, क्योंकि उसने मीडिया को खूब पैसा दे रखा, तो इनकी जो लड़ाइयां हैं, अंदरूनी लड़ाइयां हैं, उनको ठीक ठाक हाईलाइट करके और सुर्खियां बनवा रही है। तो इसका नुकसान जरूर कांग्रेस को, पंजाब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो काम भी अभी यही चल रहा है ना, एआई आ गई है
एआई जनरेटेड जो वीडियोस एक दूसरे के पेज पर पार्टीज के पेज पर डल रही हैं, वो भी खूब एक मसाला लगा रहे हैं। वैसे कोई मुद्दा उठाएं ना उठाएं, लेकिन ये सारा कुछ जरूर चल रहा है। सो इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहीं समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।